अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम लोग अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ LLB पार्ट 4। और इसमें हम लोग अब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में बेसिकली जो जनरल प्रिंसिपल्स होंगे ना आपके, जैसे कि जो इस्लाम के बारे में होंगे, जैसे आपके मामलात हैं सारे, मैरिज हो गया, आपका डिवोर्स हो गया, उसके बारे में होगा। एक इसमें जनरल क्वेश्चन आता है जिसमें कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ आता है। ठीक है, इसमें हम 3 एक्ट पढ़ते हैं, फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस पढ़ते हैं, उसके बाद गार्डियन वार्ड पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी आपके एक्ट हैं उसमें वो देखेंगे, इसमें हम लोग उसके प्रिंसिपल्स भी देखेंगे। और उसके बाद जो इसका जो क्वेश्चन है ना, वो एज अ सोर्स ऑफ लॉ, वो जो सोर्सेज के क्वेश्चन है वो आप LLB पार्ट 3 वाला भी हो सकता है, उसमें भी आप देख सकते हैं। उसमें मेरी वीडियोज़ हैं, आप उसको कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ, सुन्ना एज अ सोर्स ऑफ लॉ जब देखेंगे तो वो आ जाएंगी वीडियोज़। तो अभी जो हमारी आज की जो वीडियो है ना, उसको हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि सब आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं ना उससे वो आपको मिल सकें। ठीक है, और मैरिज अगर हम बात करें तो मैरिज का आज हमारा टॉपिक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। मैरिज निकाह जो है ना और इसके एसेंशियल्स को हम लोग देखेंगे। इसकी काइंड्स का जो क्वेश्चन होगा, जो इसके इम्पेडिमेंट्स का क्वेश्चन होगा, वो हम बाद में देखेंगे। आज सिर्फ हम इसके मैरिज और एक वैलिड जो मैरिज होती है ना उसके क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं वो देखेंगे। द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन अराउंड विच द होल फैमिली रिवॉल्व्स इज मैरिज। एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर एक पूरी फैमिली आपके अंदर रिवॉल्व करती है, वो एक मैरिज है। ठीक है, एज अ फैमिली स्टार्ट्स विद मैरिज। ठीक है, कोई भी आपको पता है जो फैमिली होती है वो स्टार्ट होती है मैरिज से। बिफोर द अराइवल ऑफ द इस्लाम मैनी टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स वर प्रिवेलिंग इन अरब सोसाइटी। देखें, इस्लाम के आने से पहले ना काफ़ी जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स थे ना लोगों के वहाँ पे होते थे। ठीक है, वो लोग रखते थे, लोगों को रखेल और इस तरह का सिस्टम भी वहाँ पे होता था। मतलब वो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चलाते थे। ठीक है, इलीगल मैरिजेस भी वहाँ पे होती थी, मतलब मैरिज ना भी होते हुए तो सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह लोगों में या सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, फिजिकल रिलेशनशिप्स लोगों में होते थे। ठीक है, तो अरब सोसाइटी इस्लाम के आने से पहले, जब इस्लाम आए, दोज रिलेशनशिप वुमन वर वीक पार्टी। उस रिलेशनशिप में ना जो वुमन होती थी वो वीक होती थी, क्योंकि जिस मर्द का जिसके साथ दिल किया, सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लिया, ठीक है, तो वो एक इस्लाम के अगेंस्ट चीज़ें। ठीक है, इन दैट एरा द आइडिया ऑफ द सेल ऑफ वुमेन वाज अटैच विद मैरिज। ठीक है, वो कहते थे अगर आपने औरत को बेच दिया ना, मतलब आपने अगर उसकी मैरिज किया मतलब उसे बेच दिया या सेल आपने कर दिया, तभी वो मैरिज ही होगी। ठीक है, हाउएवर द इस्लाम रिफॉर्म दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस्लाम ने इस कॉन्सेप्ट को रिफॉर्म कर दिया। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग इट हर एट द वाइटल पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। अब उसने क्या किया, वुमेन को एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का एक वाइटल ऑर्गन और एक मेंबर बना दिया कि यार इसके बगैर मैरिज नहीं हो सकती, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हम अब देखेंगे मैरिज है क्या। बेसिकली मैरिज इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ये एक बेसिकली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है मेड बिटवीन 2% ऑफ अपोजिट सेक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी, मैरिज हमेशा अपोजिट सेक्सेस में होती है। ठीक है, कभी भी मेल और मेल की कभी भी शादी नहीं होगी इस्लाम के अंदर, या फीमेल और फीमेल की शादी नहीं होगी। ठीक है, जो आपकी शादी होगी वो आपकी किसकी होगी, मेल और फीमेल की शादी होगी। ठीक है, और अपोजिट सेक्सेस में शादी होगी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ लीगलाइजिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका मकसद ये होता है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है उसको जो हम लोग जो है ना उस इंटरकोर्स को लीगलाइज़ कर लिया जाए। ठीक है, उसको मतलब हद जना उस पर ना लगे। प्रोक्रिएशन। ठीक है, एंड लेजिटिमेशन। अब बच्चे पैदा करना, इसका ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि आपका एक लेजिटिमेट, एक जायज़ बाप के बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, जो आपके बच्चे होंगे वो जायज़ होंगे। ठीक है, ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रेस। और ह्यूमन रेस का इस्लाम को फैलाने के लिए भी इसका ऑब्जेक्ट ये होता है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लाम में आएँ। ठीक है, और मैरिज हो, लोगों की औलाद बढ़े, मुसलमान जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे पॉपुलेशन के हिसाब से। पार्टीज़ की अगर हम बात करेंगे, द पार्टीज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इज़ नोन एज हस्बैंड एंड वाइफ। जो पार्टीज़ होती हैं ना कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, जो इसका मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होती हैं हस्बैंड और वाइफ। मीनिंग ऑफ मैरिज की अगर हम बात करें, द लिटरल मीनिंग ऑफ मैरिज इज़ वेडलॉक। जो इनका लिटरल मीनिंग है ना वो वेडलॉक है, एंड विच मीन्स लीगलाइज म्यूचुअल रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ। इसका मतलब ये होता है कि जो हस्बैंड और वाइफ का म्यूचुअल रिलेशनशिप है ना उसको लीगलाइज कर लिया जाए। ये बेसिकली वेडलॉक कहते हैं, बंधन को एक को कहते हैं वेडलॉक। ठीक है, अच्छा, डेफिनेशन अगर हम देखें ना मैरिज के, अदिया के मुताबिक मैरिज की क्या डेफिनेशन, मैरिज इज डिफाइंड टू बी अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। इसने भी कहा कि जो मैरिज है ना वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ फॉर इट्स ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं द प्रोक्रिएशन एंड लीगलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, वो कहते हैं कि प्रोक्रिएशन बच्चों का पैदा करना, और उनका लीगलाइज लेजिटिमेट बच्चे होंगे, आपके जो बच्चे होंगे वो जायज़ होंगे। ठीक है, उनको इनहेरिटेंस के राइट्स मिलेंगे, सारे राइट्स उनको मिलेंगे। ठीक है, वो हम आगे चीज़ें देखेंगे क्या होती हैं लीगल इफेक्ट्स में जब हम जाएंगे। अच्छा, टेक्निकल डेफिनेशन अगर हम बात करें ना, निकाह इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म फॉर ग्रांटिंग मिल्के मुता। ठीक है, एक बार बेसिकली मलकियत की बात हो रही है। ठीक है, निकाह इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक ही बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है फॉर्म फॉर ग्रांटिंग। क्यों ये होता है, ताकि ग्रांट किया जा सके, क्या चीज़ ग्रांट की जा सके, मिल्के मुता, हस्बैंड को या मैन को औरत की मलकियत दी जा सके, फ़िज़िकल एक्सेस उसको दे जा सके। ठीक है,
टू मैन ओवर द वुमेन, ठीक है। मैन को उसके बेसिकली एक तरह की ऑनरशिप और उसको उसका रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके कि यार तुम इसके ऑनर हो और तुम इसके रिस्पॉन्सिबल भी हो, ठीक है। तुमने इसका भी ख्याल रखना है और उसने उसका वुमेन तक आपको फिजिकल एक्सेस है, आप जिस तरह भी चाहें उसके साथ बीवी के साथ आप रह सकते हैं, ठीक है। जिस तरह का आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, ठीक है। आपको कोई बंदा नहीं रोकता, अपनी बीवी के साथ आप जो मर्ज़ी जिस तरह करना चाहते हैं, जिस तरह जो आपकी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल एक्सेस है आपको उसके साथ, ठीक है, वुमेन के साथ। इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज, मैरिज की इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें, द मैरिज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बेसिकली फॉर अ बॉन्डेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली इन इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ के अंदर एक बॉन्ड है बेसिकली मैरिज, ठीक है। मैरिज की द मुस्लिम सोसाइटी प्योरीफाइड फ्रॉम सोशल लेवल्स। देखें आप जब मैरिज आपकी हो जाती है, आप जना से, आप ऐसे जो मामलात होते हैं इनसे आप दूर हो जाते हैं, ठीक है, बुराई से दूर हो जाते हैं आप, ठीक है। और सोशल लेवल्स जो आपके, इसी वजह से ना ये आपके सोशल लेवल्स ये जो आपके जो चल रहे होते हैं, प्रोस्टिट्यूशन हो रही होती है या ये चीज़ें होती हैं, ये आपकी सोसाइटी में फिर ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। सोशल लेवल्स विच यूजुअली प्रिवेल्स इन सोसाइटी, जो भी आपकी सोसाइटी से बेसिकली ये जना और ये चीज़ें आपकी सोसाइटी से निकलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब आप मैरिज करेंगे आपकी जो नीड्स हैं वो आपकी जब पूरी हो रही होंगी, ठीक है, तो फिर आपको बायर या ऐसे किसी के साथ इलीगल या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कराने की, ऐसा कुछ चीज़ें करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। कुरान सेज एंड मैरी द अनमैरिड, ठीक है। कुरान कहते हैं आप सबसे पहले उन्होंने कहा मैरी द अनमैरिड, जो आप तुम मुझसे अनमैरिड है वो मैरी करें। अमंग यू, जो तुम लोग से अनमैरिड हैं वो मैरी करें। एंड यू एंड राइटर्स अमंग योर मेल्स, किससे? अपने मेल से शादी करो, ठीक है। मतलब मेल जो भी है, मेल राइटर्स खुद भी शादी करो, और जो तुम्हारे स्लेव्स या तुम्हारे जो मेल स्लेव्स हैं और तुम्हारे फीमेल स्लेव्स हैं, ठीक है, उनकी भी शादी करवाओ, ठीक है। इस्लाम कह रहा है, कुरान कह रहा है कि एंड मैरी द अनमैरिड, जो तुम इससे जो लोग मैरी नहीं हो, जो अनमैरिड है उनको मैरिड करो, मैरी करो। और जो तुम्हारे स्लेव्स, जो मेल स्लेव्स हैं उनको भी मैरी करो, जो फीमेल्स हैं उनको भी मैरी करो। इफ़ दे शुड बी पुअर, अगर वो पुअर होंगे, अल्लाह विल इनरिच देम फ्रॉम द बाउंटी, ठीक है। अल्लाह उनको इनरिच कर देगा, उनको रिवॉर्ड देगा, अपनी बाउंटी, अपने ख़जाने में से उनको रिवॉर्ड देगा और वो अमीर हो जाएंगे, इनरिच हो जाएंगे। एंड अल्लाह इज़ इनकम्प्लेक्सिंग एंड ऑल नोइंग, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, ठीक है। तो ये अल-नूर की आयत है 32, इसका रेफरेंस है। होली प्रॉफिट ने कहा मैरिज इज़ अ पार्ट ऑफ माई सुन्ना, आप सल्लम ने कहा कि मैरिज जो है ना वो मेरे सुन्ना है, ठीक है। हूएवर डज़ नॉट फॉलो माई सुन्ना इज़ नथिंग विद डू विद मी, जो मेरी सुन्ना को फॉलो नहीं करेगा वो हम में से नहीं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है, कुरान में कितनी इंपॉर्टेंस है और इसमें इतनी इंपॉर्टेंस है। अगर हम पर्पज़ और ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज की हम बात करेंगे ना, पर्पज़ क्या होता है, अब मैरिज क्यों ज़रूरी है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ नॉर्मल फैमिली लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ इमोरलिटी, गलत चीज़ों से आप बच जाते हैं मैरिज अगर आप कर लेते हैं। लीगलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, आपके जो चिल्ड्रन होंगे वो लीगलाइज होंगे, ठीक है। लीगलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो आपसे इंटरकोर्स आपका बीवी के साथ होगा वो आपका लीगल होगा, ठीक है, लीगल। प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रेस, आप ह्यूमन रेस को बचा सकते हैं, ठीक है, मुस्लिम सोसाइटी को बचा सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सोशल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ जो है वो प्रोटेक्ट होगी, ठीक है। मतलब अभी आपने देखा होगा कि पर्पज़ क्या क्या मैरिज के कितने आपको फ़ायदे हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नेचर ऑफ, अगर हम मैरिज की बात करें, मैरिज है सिविल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान एक बेसिकली सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट आल्सो इज़ ए रिलीजियस ऑब्लिगेशन, और ये आपके ऊपर मुस्लिम सोसाइटी के ऊपर ना एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन भी है। एंड इट इज़ सुन्ना मुवक्किदा, सुन्ना मुवक्किदा भी है ये, ठीक है। हम लोग कहते हैं सुन्ना मुवक्किदा कौन सी सुन्ना होती है? सच सुन्ना विच विल अमाउंट टू सिन इफ़ यू लेफ्ट और नॉट अबेड ऑफ, ठीक है। अगर ये सुन्ना मुवक्किदा वाली सुन्ना होती है जिसको अगर आप नहीं फॉलो करते तो आप गुनाहगार हैं, ठीक है। तो आप इस लेवल पे जाकर देख सकते हैं कि मैरिज कितनी ज़रूरी है, ठीक है। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, प्रॉफिट आप सल्लम ने कहा कि देखें, इफ़ अ पर्सन इन अ पोजीशन ऑफ टू मेंटेन हिज वाइफ एंड गिव डॉवर ही मस्ट गेट हिमसेल्फ मैरिड, आप सल्लम ने कहा देखें जो बंदा इस पोजीशन में है कि वो अपनी बीवी को मेंटेन कर सकता है, ठीक है, और उसको हक महर दे सकता है, ठीक है, तो उसको चाहिए कि वो मैरिज करे, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मैरिज, आप देखें मैरिज तीन तरह की होती है, एक वैलिड होती है, एक इरेगुलर होती है और एक वाइड होती है, ठीक है। ये हम चीज़ें जो अब बाद में वैलिड मैरिज को हम आज देखेंगे कि वैलिड मैरिज कौन सी मैरिज होती है और इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं। जब जिस चीज़ें ये वाले एसेंशियल सारे पूरे हो जाएंगे ना तो वैलिड मैरिज होगी, ठीक है। फिर कुछ ना कुछ उसमें फिर हम आगे जब जाएंगे ना टाइप्स में जाएंगे तो हम देखेंगे वाइड और इरेगुलर मैरिज कौन कौन सी होती है, ठीक है। वाइड तो बिल्कुल ही वाइड होती हैं, इरेगुलर में कुछ मसले होते हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं तो वो वैलिड हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीगल कैपेसिटी। अब जो सबसे पहला एसेंशियल है ना, देखें आप कॉन्ट्रैक्ट का भी आपको समझ आप थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट से मिलाएं। देखें आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा हुआ था कि कोई से कौन जो अभी कोई भी ना एसेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट के क्या होते हैं। सबसे पहले आपकी अहलियत होनी चाहिए, लीगल कैपेसिटी, आप कॉन्ट्रैक्ट करने के अहल होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह भी वही है, द कैपेसिटी ऑफ एंटरिंग इंडिपेंडेंटली इनटू कॉन्ट्रैक्ट और माइट डिपेंड अपॉन टू कंडीशन, दो तरह की कंडीशन आप होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप साउंड माइंड हो, आकिल हो, ठीक है, और मेजॉरिटी आपकी एज मेजॉरिटी होनी चाहिए, आप बालिग भी होने चाहिए। आकिल और बालिग आप होंगे उसके बाद आप लीगल कैपेसिटी है तो फिर आप जाए। एक्सेप्शन है, हाउएवर माइनर अनसाउंड कैन आल्सो बी गिवन इन मैरिज थ्रू गार्डियन। अच्छा, अब अगर कोई बंदा अनसाउंड माइंड है या कोई माइनर है, ठीक है, तो उसको भी जो उसके गार्डियन के थ्रू आप मैरिज में दे सकते हैं। थोड़ी सी एक्सेप्शन इस चीज़ में है मेजॉरिटी वाले में, ठीक है। अच्छा, और इसमें थोड़ी सी अकॉर्डिंग टू शाफी एंड मालकी अ गर्ल इवन मेजर
एंड कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड वन विदाउट द कंसेंट ऑफ हर गार्डियन। अच्छा, जो अब शाफ़ी और मालिकी है ना, वो कहते हैं कि देखें, अगर किसी ने शादी की है ना, अपने कोई मेजर है, अगर उसने भी अपने वली के बगैर या अपने गार्डियन का इजाज़त के बगैर अगर अपने बाप की वली के भाई की शादी, वो सॉरी बाप के इजाज़त के बगैर शादी की है, तब भी वो वाइड होगी, ठीक है, वो उसकी मैरिज जो है ना वो वैलिड नहीं होगी, ठीक है। तो अब वो ये आपको डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट का हनफी स्कूल कहता है कि ये हो सकती है, ठीक है, ये वो ये कहता है कि बगैर वली के भी इजाज़त के आप शादी कर सकते हैं। तो ये भी साथ साथ चीज़ें आपकी चलती रहेंगी कि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, ठीक है। मेजॉरिटी अगर हम लोग बात करेंगे ना, अगर मेजॉरिटी की बात करें, अटेंड द एज ऑफ प्यूबर्टी। अब मेजॉरिटी बेसिकली क्या होती है कि आपकी जो एज है ना प्यूबर्टी हो गई, ठीक है, बेसिकली जब आप बालिग हो जाते हैं, ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जब बंदा बालिग हो जाता है, लड़कियों के लिए भी होते हैं और एक लड़कों के लिए भी होते हैं, ठीक है। जब आप बालिग हो जाते हैं, ठीक है, और आपके वो सिस्टम हो गया, तो उसके बाद यही है कि आप बालिग हैं, ये इस्लाम के हिसाब से आप बालिग हैं, इस्लामी हिसाब से। अकॉर्डिंग टू शरिया, इफ़ अ पर्सन अटेंड द एज ऑफ पुबर्टी, बेसिकली आपने बलूगत आपने आ गई आप में, ठीक है, तो ही और शी इज़ अ लीगल कैपेसिटी, ठीक है, उसके ऊपर ये लीगल कैपेसिटी है कि वो एक इंटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब स्टेट लॉ, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। जो आपकी शरिया है ना, वो क्या कहती है कि आपने जब बालिग हो गए तो आप शादी कर सकते हैं, ये आपकी शरिया कहती है। शरिया जो शरीयत है ना, वो आप शरीय मुहम्मदिया आपको कहती है कि आप कर सकते हैं, जो आपका स्टेट लॉ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, ठीक है, ये एक्ट आया था, उस पर रिस्ट्रेंट की गई थी। द एज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेल इज़ 18 ईयर्स एंड द फीमेल इज़ 16 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा स्टेट लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो कहते हैं कि जब मेल होगा ना, जो उसके 18 साल एज होना लाजमी है, और जो फीमेल है उसकी 16 ईयर्स होना लाजमी है, ठीक है। तो ये आपने पिछले दिनों 2011 का केस हुआ था, तो उसमें भी ये मसले यहाँ पे यही चल रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। अब दूसरा एसेंशियल क्या होना चाहिए, इजाबो कबूल, ठीक है। ये जो अब कबूल है, कबूल ये जो ये कहते हैं, ठीक है, इसमें ये भी ज़रूरी है, ठीक है, ये एक एसेंशियल है, ये नहीं होगा तो मैरिज नहीं होगी, वैलिड मैरिज नहीं होगी वो, ठीक है। तो प्रपोजल फ्रॉम द वन पार्टी, जो प्रपोजल होना चाहिए वो एक पार्टी की तरफ से होना चाहिए, एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम द अदर साइड फॉर द वैलिडिटी ऑफ अ मैरिज, ठीक है। अब एक साइड से प्रपोजल होना चाहिए, दूसरी साइड से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अब ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ जानी चाहिए कि ये है हमारे कस्टम है, हमने इन चीज़ को बनाया हुआ है कि लड़के की साइड से हमेशा प्रपोजल दिया जाता है, ठीक है, शादी का। लड़की की साइड से भी हो सकता है। आप हज़रत खतीजा की जो एग्जांपल है आप इस्लाम के अंदर, वो यहाँ पे कोट अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। देखिए, हज़रत खतीजा की तरफ से वो आया था प्रपोजल, ठीक है। बिकॉज इट शोज दैट द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज़ अ मैरिज विदाउट कंसेंट इज़ वर्डेबल, ठीक है, ये बेसिकली कंसेंट शो कर रहा है, ठीक है। और अगर इसके बगैर कोई शादी होगी तो वो क्या होगा, वो वॉइडेबल हो जाएगी, ठीक है। वॉइडेबल का मतलब आप इरेगुलर इसको लें, ठीक है, वो इरेगुलर हो जाएगी, जब वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर रेगुलर आ जाएंगी। द इजाबो कबूल मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, जो आपका इजाबो कबूल होना चाहिए वो एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, ठीक है। आइदर बाय द पार्टीज़ बाय देम सेल्फ थ्रू और देयर वकील्स, ठीक है, वो अपनी तरफ से भी हो सकता है या उनके कोई उनके ब्याह पे जो वकील होगा, जैसे आपने शादियों में देखा होगा अक्सर दुल्हन की साइड से वहाँ पे वकील वहाँ पे पेश होता है, ठीक है। दुल्हन का मतलब वो मामू चाचू कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो होता है, वो मस्जिद के अंदर उनका जो वकील होता है एज अ वकील वहाँ पे वो पेश हो रहा होता है कि मैं दुल्हन की तरफ से वकील हूँ, मुझे इजाज़त है, आप प्रोसीड करें, ठीक है। तो वो बेसिकली वो लड़की से इजाज़त लेके आता है, ठीक है, तो वो भी होता है। दिस में भी डन बाय वर्ड्स, वर्ड्स भी आप कह सकते हैं कबूल है बाय साइंस, आप साइन वगैरह भी लेना चाहें, राइटिंग वगैरह भी अगर आप लेना चाहें तो तब भी ये इजाबो कबूल एक तरह का हो जाता है। अच्छा, अब जो है ना वन सिटिंग, अब एक ही मजलिस के अंदर ये होना चाहिए, ठीक है, जो निकाह है ना वो एक मजलिस का होना चाहिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी सेम मीटिंग। अब ऑफर और एक्सेप्टेंस किसी एक मीटिंग के अंदर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये आज ऑफर हुई है, ठीक है, आज बंदे ने कबूल है, लड़के ने कबूल है कहा है, कल जो है ना वो लड़की जाग कबूल है कहेगी, ऐसे कुछ नहीं, सेम सिटिंग के अंदर होगा, एक ही जगह पे बैठे होगा, ठीक है। इफ़ द प्रपोजल इज़ मेड बाय वन मीटिंग एंड एक्सेप्टेंस इन अदर मीटिंग दिस विल बी नॉट वैलिड मैरिज, अगर ये ऐसे हुआ तो वैलिड मैरिज नहीं होगी। द वर्ड्स बाय विच द मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, ठीक है, क्लियरली वो बताया जाए कि यार ये बंदा, इसका वालिद वल्द ये है इसका, ठीक है, इसका ये इतना हक महर है और ये आपको क्या निकाह में कबूल है। जब अगला बंदा कहेगा कबूल है तो फिर ये बिल्कुल एम्बिग्यूटी बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, बिल्कुल एम्बिगुअस कुछ भी ना हो, उसी सिटिंग के अंदर आना चाहिए और क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आप सुन लीजिएगा। देखिए, जो व्हाट्सएप पे शादियाँ होती हैं और ये जो ऑनलाइन शादियाँ होती हैं ये नहीं हो सकती, ठीक है। ये इस्लामी तौर पे और कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे अगर स्टेट लॉ में आप देखें तो ये वॉइड है, ठीक है, ये मैरिजेस नहीं हो सकती क्योंकि देखिए वो सेम सिटिंग में नहीं होती। अब अगर कोई बंदा बाहर बैठा हुआ है वो वहाँ से जाबो कबूल कर रहा है या ये लड़की यहाँ से कर रही है तो ये गलत है, ठीक है, ये शादी नहीं हो सकती। इसके लिए क्या तरीका इसका क्या होता है कि जो लड़का है अगर वो बाहर मुल्क है तो वो यहाँ पे अपना कोई वकील अपॉइंट करेगा, ठीक है, और वकील अपॉइंट करना अपना चाचू मामू जो भी वकील अपॉइंट करना है उसको अथॉरिटी दे के वो उसके ब्याह पे कर सकता है, ठीक है, इजाबो कबूल हो सकता है उसके ब्याह पे। तो इसी तरह अगर लड़की है, आप देखें, आप मस्जिद में भी आप देखेंगे तो उस टाइम पे अगर लड़का निकाह अगर मस्जिद में हो रहा है तो लड़की की तरफ से कोई ना कोई वकील या कोई ऐसा बंदा पेश होता है वहाँ पे आता है, इसी वजह से उसके मुताबिक वो होता है, ठीक है। वकील इसमें वो वाले वकील नहीं है जो आपके कोर्ट्स में होते हैं, ये बेसिकली आपको रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आप इसको लें, ठीक है। फ्री कॉन्सेंट,
अब आपका जो कॉन्सेंट होना चाहिए ना वो फ्री, बिल्कुल फ्री आपका कॉन्सेंट होना चाहिए। द कॉन्सेंट ऑफ द पार्टी मस्ट बी फ्री इफ़ द कॉन्सेंट ऑफ द पार्टी वाज टेकन अंडर कोर्शन फ्रॉड मैरिज इज़ कंसिडरेबल बी वाइड। ठीक है, अगर कोई वर्ड आपने किया किसी को, अगर आपने कोई इन्फ्लुएंस किया किसी को, कोई कोर्शन किया, कोई फ्रॉड किया, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें पढ़ी थी, आपको कॉन्सेंट फ्री कॉन्सेंट वही वाला कॉन्सेंट यहाँ पे। अच्छा, ये केस लॉ था मोहम्मद इम्तियाज़ वर्सेस स्टेट। ठीक है, स्टेट के खिलाफ ये उन्होंने केस किया था। उन्होंने फेडरल शरीफ कोर्ट में इस केस में कहा था, उन्होंने कहा था दे हैड द अडल्ट मुस्लिम गर्ल हैज़ एवरी लीगल राइट टू मैरी हर ऑन फ्री विल। वो कहते हैं कि देखें इस केस में उन्होंने कहा फेडरल शरीयत कोर्ट ने कि जो अडल्ट मेल मुस्लिम गर्ल है ना, ठीक है, उसको अपनी इजाज़त है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी शादी कर सकती है, अपनी ऑन विल से वो अपनी शादी कर सकती है। ठीक है, इसके लिए वो ज़रूरी है। अच्छा, अब डॉवर क्या होता है? बेसिकली हक महर होता है। ठीक है, अब ये भी एक एसेंशियल है एक वैलिड मैरिज का। ठीक है, द डॉवर इज़ अ डॉवर इन मैरिज इज़ सो मच एसेंशियल इन इंपॉर्टेंस। ठीक है, दैट इवन इफ इट इज़ नॉट मेंशन एट द टाइम ऑफ द मैरिज देन मैरिज विल बी कंसिडर वाइड। अगर आपका हक महर नहीं लिखा हुआ ना, या हक महर उस टाइम पे नहीं है, तो आपका क्या होगा? आपकी मैरिज आपकी वाइड हो जाएगी। बेसिकली कंसिडरेशन होती है। ठीक, हक महर जो होती है वो आपकी कंसिडरेशन, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट में आपने पढ़ा होगा कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है, इसी तरह हक महर नहीं होगा तो नहीं। ठीक है, अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा था कि नो डॉवर नो मैरिज। अगर आपका डॉवर नहीं है तो आपकी कोई मैरिज नहीं है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ विटनेस। अच्छा, अब यहाँ पे भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आएगा, वो देखेंगे हम लोग। अंडर द सुन्नी लॉ 2 कॉम्पिटेंट विटनेस आर मैंडेटरी फॉर द मैरिज, अदरवाइज द मैरिज इज़ इरेगुलर। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या कहते हैं कि सुन्नी लॉ कहता है कि देखें अगर आपके 2 विटनेस मेल होना लाजमी है, या जो भी मैं आपको नीचे बताता हूँ किस तरह 2 मेल या 1 मेल और 2 फीमेल, ठीक है, ये आपके विटनेस होना लाजमी है। ठीक है, अगर आपके ये विटनेस नहीं होंगे तो आपकी जो मैरिज है वो इरेगुलर होगी। विटनेस होना लाजमी है, वो ये कहते हैं। पर जो शिया लॉ कहते हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, विटनेस होना लाजमी नहीं है, विटनेस के बगैर भी शादी अगर इजाबो कबूल हो गया, लड़का लड़की खुद हैं, ठीक है, हो गया तब भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई वो कहता है विटनेस ज़रूरी नहीं है। एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिशन। अच्छा, वो कहते हैं कि अच्छा प्रोहिबिशन कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई इम्पेडिमेंट ना हो। प्रोहिबिशन बेसिकली किसी चीज़ की कोई रुकावट ना हो। ठीक है, वो भी हम देखते हैं। देयर आर सम प्रोहिबिशन इम्पोज बाय द इस्लामिक लॉ। ठीक है, कुछ प्रोहिबिशन गई हैं इस्लामिक लॉ की तरफ से, विच मेक्स द मैदर आइदर वाइड और एक रेगुलर, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मैरिज। ठीक है, डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मैरिज के, कैसी मैरिज हुई है, या वो मैरिज को वाइड कर देती है, वो इम्पेडिमेंट हो। अगर परमानेंट इम्पेडिमेंट है तो वो आपको वाइड कर देगी, और अगर वो दूसरा आपका इम्पेडिमेंट है टेम्प्रेरी है तो वो आपके जो है ना रेगुलर कर देगी। वो जब वो ठीक हो जाएगा तो वैलिड मैरिज हो जाएगी। ठीक है, परमानेंट एंड एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट। ठीक है, परमानेंट और एब्सोल्यूट कौन सा होता है? दीज आर प्रोहिबिशन विच मेक्स द मैरिज वाइड, दिस मैरिज इज़ नॉट अलाउड इन एनी केस। किसी भी तरीके से ये मैरिज आपकी वैलिड नहीं होगी। ठीक है, वुमेन मैरिंग मोर देन 1 मैन एट द सेम टाइम। अच्छा, अब एक देखिए, एक बंदे की शादी हुई है, एक लड़की की शादी हुई है, वो उस निकाह पे निकाह कर लेती है, दूसरे लड़के के साथ भी कर लेती है, तो ये कभी ये वैलिड हो ही नहीं सकती, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, वैलिड विद ब्लड रिलेशन, आपके कोई ब्लड रिलेशन है, माँ बहन बीवी, माँ बहन आपका हो गया, ठीक है, फूफी आपकी होगी, खाला होगी, ठीक है, जो आपके ये रिश्ते हैं इनके साथ भी आपकी शादी नहीं हो सकती। ठीक है, किसी सूरत में भी नहीं हो सकती। ठीक है, रिलेशन ड्यू टू सकिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, अब आपके जो रज़ाई बहन भाई हैं, ठीक है, अगर कोई आपके रज़ाई हैं किसी की, जैसे रज़ाई बहन भाई वो वाले बहन भाई होते हैं, देखें जैसे कि आप हैं और आपके अगर कोई जिसके घर रिश्ता होने लगा है, ठीक है, उसकी माँ ने आपको अगर दूध पिलाया हो, ठीक है, तो वो आपकी रज़ाई बहन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह वो आपका नहीं हो सकता। अगर मतलब बेसिकली ये दूध पिलाने का होता है। कुछ स्कूल ऑफ थॉट इसमें कहते हैं कि 10 बार आपने दूध पिलाया उसका होता है, कुछ कहते हैं कि नहीं, एक बार भी अगर आपने पिलाया होता तब भी ये रज़ाई बहन हो जाती हैं, जब ठीक है बहन भाई हो जाते हैं। अच्छा, अब देखें जी टेम्प्रेरी, कुछ अब टेम्प्रेरी होते हैं आपके, जो मतलब अगर ठीक हो जाए तो वो रेगुलर मैरिज हो जाती है। देयर आर प्रोविशन विच मेक्स द रेगुलर रेगुलर, उसको लेटर ऑन कर सकते हैं। मैरिज मैरिंग 5th वाइफ वाइल एल्डरिंग, आपकी 4 बीवियाँ पहले से हैं, ठीक है, और आपने 5वीं शादी कर ली। अब ये क्या होगा, अगर एक बीवी को आप तलाक दे देते हैं तो आपकी वो दूसरी वाली मैरिज जो है वैलिड हो जाएगी। ठीक है, मैरिज इन इद्दत, अब आपने किसी को इद्दत के उसके दौरान ही आपने उसके साथ शादी कर ली है, तो जब इद्दत ख़त्म होती जाएगी वो आपकी मैरिज जो है ना वो वैलिड हो जाएगी। ठीक है, मैरिज विद 2 सिस्टर्स, ठीक है, आप 2 सकी बहनों के साथ आप शादी नहीं कर सकते, फूफी भतीजी के साथ आप शादी नहीं कर सकते, खाला भांजी के साथ आप शादी नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपके टेम्प्रेरी हैं, इनके साथ आपने क्या करना है, एक को आपको तलाक देनी पड़ेगी। ठीक है, मस्ट हैव टू डिवोर्स आइदर टू कीप देम टू कीप, ठीक है, एक अगर आपने रखनी है तो एक को आपको तलाक देनी पड़ेगी। ठीक है, डिफरेंस ऑफ रिलीजन, अगर आपका कोई रिलीजन है, आपका रिलीजन में कोई आपका डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तब भी आपके जो टेम्प्रेरी में है, जब आपका डिफरेंस ऑफ रिलीजन, जब आपका रिलीजन इस्लाम वो कबूल कर लेगी लड़की, ठीक है, तो इसमें आप इसमें भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि अब जो लड़का है ना उसको अलाउ है कि वो अहले किताब के साथ शादी कर सकता है। ठीक है, पर वो ये है कि बाद में वो अपना रिलीजन चेंज कर ले। ठीक है, और लड़की की जो है ना, लड़की को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि अहले किताब के साथ शादी करे या नॉन मुस्लिम के साथ शादी करे। ठीक है, एब्सेंस ऑफ विटनेस की हमने बात की कि अगर वो शियास को स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक तो अगर ना भी हो तो गुजारा हो सकता है। और ये जो इस वाले हैं ना सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट, वो कहते हैं कि नहीं, अगर विटनेस नहीं होंगे तो आपकी शादी इरेगुलर हो जाएगी। ठीक है, ये टेम्प्रेरी है, जब आपको विटनेस आ जाएंगे या विटनेस उस पर एज अ देख लेंगे। ठीक है, तो ये अब वो बेसिकली शिया स्कूल ऑफ थॉट इस पर ये कहते हैं कि देखें जब आप वलीमा कर देते हैं, ठीक है, तो एक
तरह का आपने विटनेस आपने क्यों है लोगों को बताने के लिए ना, जब आप वलीमा कर देते हैं तो फिर वो एक ही सिस्टम हो जाता है कि आपने लोगों को बता दिया, ऐलान हो गया। विटनेस आप इसलिए रखते हैं कि ऐलान हो जाए, ठीक है। तो ये कहते हैं कि देखें, जब जो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं कहते हैं कि नहीं ऐसे देखें, इस तरह होता है कि जब अगर आपने विटनेस नहीं होंगे तो आप उसको शादी को प्रूव कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जिनके पास निकाह नामा भी नहीं होता, बहुत पुराने लोग हुए हैं, ठीक है। तो जब विटनेस ही होते हैं जिनके थ्रू आउट निकाह प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। अब कोई मतलब बहुत जो लोग हैं जैसे कि अब जिसकी शादी को 50 साल या 50 साल भी हो जाते हैं लोगों की शादी को, 30 साल 35 साल हो गए, ठीक है, उनको शायद निकाह नामा ना हो, तो उसके लिए प्रूव करने के लिए विटनेस ही वही कि यार हमारे सामने इनकी शादी हुई थी, ठीक है। तो वो चीज़ें है ना, जो टेम्परेरी इंपेडिमेंट्स होते हैं, ये जब अगर आपके ख़त्म हो जाएँ तो उसके बाद आपकी जो शादी होती है वह रेगुलर हो जाती है, वैलिड एक मैरिज हो जाती है, ठीक है। हमने एक मैरिज का टॉपिक देखा। अब इसमें आपने देखना है कि अगर मैरिज का कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो जो शुरू का इंट्रोडक्शन है ना, वो आपने मैरिज का लिखना है, ठीक है। जहाँ तक मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स और वो चीज़ें बताई थी ना मैरिज की, वो अपने चीज़ें, वो डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, वो चीज़ें आपने हर क्वेश्चन में करनी है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्वेश्चन इसी तरह आता है कि मैरिज को डिफ़ाइन करें, ठीक है, मैरिज क्या होती है, उसके बाद आप डिफ़ाइन करें कि इसके एसेंशियल्स क्या हैं, एसेंशियल्स का एक क्वेश्चन आता है, इसका एसेंशियल वैलिड मैरिज आता है, काइंड्स ऑफ मैरिज आता है, इम्पेडिमेंट्स आ जाता है, और काइंड्स ऑफ मैरिज और उनके लीगल इफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन हैं। हम इसी तरह जैसे ना मतलब इसी बारी बारी हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए आज इस वीडियो में आपको इसलिए आगे नहीं बता रहा कि आपका वो ये होगा कि चीज़ें थोड़ी सी मिक्सअप हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल इसी पे चलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।